आज हम लोग चौथे दिन की क्लास करने वाले हैं, डे 4। चैप्टर का नाम हमारा, और राइटर हैं कुंवर नारायण सिंह जी। चैप्टर है हमारा कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। तो कवि ने हमसे जो बात प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस पाठ में, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाया गया है, साथ ही साथ कविता की उड़ान कैसी है। कविता जो हम लोग सुनते हैं, पद्य रचनाएं, कविता तो पता है ना आपको। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कवि के बारे में भी जान लेते हैं। कवि अपने बारे में कहाँ से है, किस तरह की उसकी सोच है, क्या सोच करके कवि ने हमें अपने वर्ण विषय में इस कविता को भावान्वित किया है। तो प्रकृति और मानव के समस्त क्रियाकलाप का वर्णन आपको इसमें दिखाई देगा। साथ ही यह कविता छंदमुक्त रचना है। छंदमुक्त रचना आपको पता होगा, छंद के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में भी प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद में भी प्रकार होते हैं, और जिसमें तुकांत हो, लय हो और गीतात्मक रचनाएं होती हैं, उनसे परे जो रचना है वो छंदमुक्त होती हैं। जिसमें बाकी किसी तरह की एक स्वतंत्र रचना को हम छंदमुक्त रचना कहते हैं। इतना ही जान लीजिए। तो बच्चों, हम कवि के बारे में जानते हैं। कवि का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 आपके उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं, इनकी सबसे फेमस जो रचना है वो है चक्रव्यूह, जो कि 1956 में लिखी गई थी। और परिवेश है। काव्य संग्रह में लिखे थे हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका था काव्य संग्रह। फिर आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य था। काव्य कई प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इन्हीं में से निकल करके अलग अलग होते हैं। कभी आप फुर्सत में आइएगा, क्योंकि इसकी आपको विशेष आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस पर एक छोटा सा आपको वीडियो बना करके बता दूंगी कि काव्य में जो प्रकार होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, इनसे खंड काव्य और महाकाव्य कैसे निकल कर आते हैं। कुछ महाकाव्यों के नाम भी आपको पता ही होंगे, जिसमें से रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, ये सब हमारे महाकाव्य में आते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत सारी पुरस्कृत भी किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कुमारन आशान पुरस्कार मिला, व्यास पुरस्कार दिया गया, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान प्राप्त किया गया, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया। किसको? हमारे कवि कुंवर नारायण सिंह जी को, ठीक है। इन्होंने जो कविता लिखी है, कविता के बहाने, यह कविता हमने पहले ही बता दिया, ये छंदमुक्त रचना है। यानी कि कवि हमसे यह बताना चाहता है कि समय और स्थान की जो सीमाएं हैं, उनसे मुक्त रचनाएं कवि ने की हैं। फूलों की तरह ये मुरझाती नहीं है, ठीक है। चिड़ियों की तरह इनकी उड़ान सीमित नहीं होती है। किनकी? इस कविता की। कविता जो होती है वो समय समय पर पुष्पित और पल्लवित होती है, यानी खिलती रहती है। फूल जो होता है बेटा, जो कली होती है, वो कली धीरे धीरे पुष्पित होती है, मतलब फूल जाती है। उसको प्रकृति का संरक्षण मिलता है तो वो पुष्पित हो जाती है, यानी अपने पूरे समय तक वो फूल करके, खिल करके हमारे सामने आती है, और धीरे धीरे समय ढलने पर फिर वह मुरझा करके गिर जाती है। समय और अपने स्थान की सीमाओं से हटकर होती है। लेकिन जो कविता है वो इनसे बंधी नहीं है, समय से बंधी नहीं है, समय के अनुसार वह चलती नहीं है। जब भी आप काव्य में डूबना चाहेंगे, आप काव्य की गहराइयों में डूब सकते हैं, काव्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कवि कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, कविता की उड़ान सीमित नहीं है। इसी बात को उसने लिखने की कोशिश की है। तो हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि कवि ने हमें एक बात और समझाया है कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति और मानव के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, जो उनका क्रियाकलाप होना चाहिए, वह इस कविता में किस तरह प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य की ओर जो कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है, वह अपने जीवन से जो क्रियाकलाप कर रहा है वह कैसे आगे बढ़ता है। साथ ही साथ इसमें जो बच्चों के खेल हैं, जो कविताओं से जोड़ा है कवि ने, वह शब्दों के खेल से जोड़ करके बताता है कि जड़ है, चेतन है, अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है। यहाँ जो रचनात्मकता की ऊर्जा होती है वह
केवल एक सीमाओं तक बंधी नहीं होती, केवल खेल तक सीमित नहीं होती, बल्कि चाहे घर हो, भाषा हो, समय हो, राष्ट्र हो, कहीं भी हम इसे कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह रचना जो होती है वह कविता की है, यह समय की रचना नहीं है। साथ ही साथ कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने के बाद हम आपको इसका संदेश भी बताएंगे और कविता के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कवि ने लिखा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है, साथ ही साथ प्रश्न अलंकार है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चिड़िया क्या जाने के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए प्रश्न अलंकार है, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही साथ इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरी बात, लाक्षणिकता यानी लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये काव्य के गुण होते हैं, जिसको आपको बहुत बार बताया भी गया होगा क्लास में। आपने जब क्लास किया होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन शक्तियों के बिना, ये शब्द शक्तियाँ हैं काव्य की, इनके बिना कविता में वो रस नहीं मिल सकता, वो आनंद की अनुभूति नहीं मिल सकती। तो कवि ने इन्हीं बातों को प्रस्तुत किया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी चिड़िया जैसे उड़ती है कविता भी वैसे ही उड़ती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी जो कविताएं उड़ती हैं, लोगों के हृदय पे अपनी छाप छोड़ती हैं, यह भाव चिड़िया नहीं समझ सकती, ना बाहर ना भीतर, ना इस घर ना उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता का जो पंख बनाए, कविता का पंख से तात्पर्य क्या है कि कविता को लोग पढ़ करके जागरूक होते हैं, जागृत होते हैं। ये बात भला चिड़िया क्या जानती है। तो इस प्रश्न में आप पूरे पद में इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। शांत रस भी है, मुक्त छंद भी है, और मुरझाए कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें जो अलंकार है वो मानवीकरण है, क्योंकि इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अगली पैराग्राफ पे हम लोग देखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता किस प्रकार खिल रही है, फूलों के माफिक। फूलों का खिलना कैसे होता है, कली से धीरे धीरे उनका विकास होता है और वे पूरी तरह से खिल जाते हैं। खिलने के बाद समय के रहते रहते ही वो, जैसे दिन ढलता है वैसे ही समय ढलता है और वो धीरे धीरे मुरझा करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो कविता क्या फूलों की तरह खिलती है? नहीं। इसी बात में प्रश्न अलंकार है। कविता का खिलना यानी कविता किस प्रकार पुष्पित पल्लवित होती है, ये भला फूल नहीं जान सकता। उसको नहीं पता है कि फूल का खिलना और कविता का खिलना एक जैसा ही है क्या? नहीं। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूलों की जो खुशबू होती है फूलों से अलग तो नहीं होती, लेकिन फूलों में खुशबू हम कब तक ले पाते हैं? जब तक वो पुष्पित होते हैं, जब तक वो खिले होते हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं तो क्या उनकी खुशबू तब भी उतनी ही बरकरार होती है? नहीं। तो अपनी महक को कविता की महक से जोड़ करके कवि ने बताया है कि बिना मुरझाए हुए भी खुशबू आ सकती है फूलों में, या जब मुरझा जाए तो क्या तब भी वो खुशबू दे सकते हैं। ये बात भला फूल क्या जान सकते हैं। कविता का तो ऐसा कुछ बात होता नहीं है। कविता तो बिना मुरझाए बिना खिले ऐसी कोई बात नहीं है। कविता तो कविता है क्योंकि भावानुकूल होती है, भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस बात के आगे फिर कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। एक छोटे बच्चे की बात को भी दर्शाया है कवि ने बड़े सुंदर तरीके से कि एक छोटा बच्चा पूरे घर में अपनी व्यापकता, अपनी
चंचलता से पूरे घर को सिर पे उठा लेता है। कुछ ऐसी ही कविता के अंदर रोमांच होता है, जोश होता है, और कविता एक खेल हो जाती है, बच्चों के सामने खेल की तरह प्रस्तुत हो जाती है। भीतर से भी शुद्ध कर देती है, बाहर से भी आनंदित कर देती है, भीतर से आनंदित करती है, चाहे वो इस घर में हो चाहे उस घर में हो। साथ ही साथ कविता में को कह रहा है और बच्चों को कि ये दोनों एक हो जाते हैं। तो ये बात कौन जानता है? बच्चा ही जानता है कि हमें कैसे दूसरों को भीतर से खुश करना है, बाहर से भी खुश करना है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के जो मनोरंजक खेल होते हैं, जो उनकी मनोहर मुस्कान होती है, उनसे हृदय हमारा कितना प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों इसमें 2-3 चीज़ें बताते चलें। बच्चों के बहाने इसमें अनुप्रास अलंकार है, मुरझाए और महकने में भी अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने इसमें प्रश्न अलंकार है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कविता की उड़ान भला, इसमें भी आप ऊपर जो मैं बताना चाहती थी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो कविता को ध्यान से, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझा दिया गया है और समझ में भी आया होगा। कविताओं को पढ़ने के लिए आप समय निकालिए, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि इसके भाषिक पदों के साथ साथ आप इसके भाव को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाव समझना, भाषा समझना, ये दोनों ही कविता का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब आप भाव समझते हैं, अर्थ समझ जाते हैं, तो भाव अपने आप बाहर आता है। तो उन दोनों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हमें किताब को यानी पद्य रचना को पढ़ना। बच्चों हम थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि इसमें किस किस तरह के काव्य सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कवि हमें क्या क्या संदेश देता है और किस किस तरह का सौंदर्य इसमें दिखाई देता है। तो यह कविता समय और सीमा से परे है, बच्चों के निश्चल खेल की तरह है। जैसा कि लास्ट पैरा में हमने आपको पढ़ाया अभी कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े ही भीतर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं। कविता को भी कवि ने इसी तरह तुलनात्मक अंदाज में बताया है। बच्चों का निश्चल प्रेम जो होता है वो आनंद और प्रेम से जुड़ा होता है, और हमारी कविता भी ऐसी ही है, मनोहर है, सुंदर है, मनोरंजक है, साथ ही साथ निश्चल प्रेम वाली है। कवि ये बात भी कहना चाहता है कि इस मशीनी युग में, इस यांत्रिकी समय में कविता की प्रासंगिकता बनी हुई है। हमारे इस राइटर ने इस कविता को जो प्रस्तुत किया है, उस प्रस्तुति अंदाज में उसने कविता की प्रासंगिकता को इस मशीनी युग में भी बरकरार रखने की कोशिश की है। मानवता को जोड़ने में यह कविता सहायता करती है। भाषा इसकी थोड़ी मुहावरेदार है, जटिल है, किंतु अर्थ व्यापक और वो गूढ़ है, सहज भी है। सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में बताया था, बिंब और प्रतीक, इनका साथ नहीं छूटने वाला है बच्चों। बिंब और प्रतीक हमें हर हाल में जानना पड़ेगा। बिंब हमने कितने प्रकार के बताए थे कमेंट कीजिएगा, और प्रतीक भी हमने बताया था। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। तो कवि ने यहाँ पर जो प्रतीकात्मकता दर्शाई है वो क्या क्या है? चिड़िया है, फूल है, बच्चे हैं, इनको प्रतीक यानी इनको माध्यम बनाया है। किससे जोड़ करके? कविता से जोड़ करके, और इन्हीं की जीवन की अनुभूतियों को दर्शाते हुए कवि ने अपनी कविता को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ बच्चों अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, हमने बताया इसमें आपको। प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए, चैप्टर क्या है? कविता के दूसरी, जो कवि के द्वारा दूसरी रचना है, बात सीधी थी पर। कवि ने बात लिखी है। अब बात तो भाई हमारी और आपकी सबकी होती है। आपकी बातें आपके दोस्तों से भी होती हैं, माता पिता से होती हैं, और आपके भीतर की बात भी है, बाहर की बात है, छोटी बात है और बड़ी बात है। बातों के साथ साथ हम इस पूरे पद्य का मतलब समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कवि को दूसरे टॉपिक नहीं मिले, कवि को दूसरी बात लिखने के बारे में कोई शीर्षक नहीं मिला होगा, लेकिन कवि ने इस बात पर भी विचार किया होगा कि बात तो सीधी थी पर, मतलब ऐसी कौन सी बात प्रस्तुत करना चाहता है। पढ़ते हैं हम लोग। कवि के द्वारा लिखित रचना है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर आपको इसका सारांश बताती हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में
जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। क्यों? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों और शाबाशी की वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि ने हमसे ये बात किया है, बात तो की है लेकिन कविता के माध्यम से की है, और कितना प्रासंगिक है, कितना तरीके से लिखा गया है। पढ़ते हैं इसको। कवि अपनी इस कविता में ये बताना चाहते हैं कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर जब प्रस्तुत किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह बात अपना प्रभाव छोड़ देती है, यानी वह बात प्रभावहीन हो जाती है। और प्रभावहीन बात पर कोई विचार नहीं करता, कोई उसे सुनना भी नहीं चाहता। तो भाषा की अभिव्यंजना भी समाप्त हो जाती है और अभिव्यक्ति जो हमारे भीतर की भावनाओं से होती है वह भी खत्म हो जाती है। अतः हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए किस तरह की सरलता और सहजता रूपी बातों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक अलंकारिक भाषा, अधिक जटिल भाषा, अधिक चमत्कारिक भाषा का प्रयोग यदि हम करते हैं तो भाषा अपनी मूल अभिव्यक्ति को छोड़ करके अपनी बात टेढ़े मेढ़े अंदाज में प्रस्तुत हो जाती है, जो कि प्रभावहीन हो जाती है, अपनी अर्थ से अनर्थ की ओर लेकर चली जाती है और हमारी बात की मूल अभिव्यंजना नष्ट हो जाती है। कविता का उद्देश्य भी जान लीजिए और संदेश भी जान लीजिए, फिर मैं और इसके अर्थ को बताते हुए बताऊंगी। कवि यह बताना भी चाहता है कि भाषा और बात का एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है। भाषा अपनी जगह पे है तो बात भी अपनी जगह पे है। भाषा और बात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाव को भाषा का साधन बताया गया है। आपने पढ़ा होगा भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के संप्रेषण को, विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। और शब्दों के चमत्कार से ही बात का प्रभावशाली होना होता है। अगर भाषा हमारी अच्छी है तो बातें प्रभावशाली होती हैं, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो बातें प्रभावहीन हो जाती हैं। भाषा के चक्कर में जो बातें फंस जाती हैं उन्हें हमें धैर्यपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसमें घबरा जाते हैं, यदि हम उसको सरलता से सुनते नहीं हैं तो हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो बातों को समझने के लिए हमें धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। जब हम बात को पूरी तरह समझ लेते हैं तो उसके प्रभाव तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए थोड़ा हमें भाषा की गहराई और बात का अर्थ भी समझना चाहिए। भाव की गहराई कई रूपों में होती है, कभी व्यंग्य के रूप में, कभी उलझन के रूप में, कभी सरलता के रूप में। तमाम तरह के उसके हमारे सामने जो प्रस्तुतियाँ होती हैं। तो हम अब अर्थ पे आते हैं, आपको इसका भावार्थ बता देते हैं। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि जो लोग बात को सीधी तरह से न कहकर जटिल तरीके से प्रस्तुत करते हैं, यानी उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, कवि उन्हीं पर व्यंग कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग कर रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यंग हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हमें अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय यदि हम अपनी बात सीधे रखें तो अपनी जटिलता को वो बात बढ़ाती नहीं है, बल्कि सरल और सहज हो जाती है लोगों को समझने में। साथ ही साथ बात की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, बात हमारी प्रभावशाली हो जाती है। फिर कवि बात की चूड़ी मरना, जो बात आई है ना आपकी कविता में कि बात की चूड़ी मर गई,
आखिरकार हुआ वही जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के चक्कर में बेकार घूमती रही। तो कवि ने बात की चूड़ी मर जाने की बात जो कहा है वह इसलिए कि जब हम बात को बहुत अधिक कसते चले जाते हैं, बात को बहुत लंबा खींचते चले जाते हैं, यदि हम समय के अनुसार समय के वजूद को समझते हुए अपनी बात को एक समय के अंदर ही कह दें, पूरी बात कंप्लीट कर दें, तो समझने वाला अपना अधिक समय नहीं गंवाएगा और सब सुनने वाला उसको सुन करके धैर्यपूर्वक समझ लेगा। यदि नहीं हम कह पाते हैं तो हम ही बात की चूड़ी खत्म कर देते हैं, अर्थात बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसमें कसावट कम हो जाती है। उसी प्रकार जो बात की पेच है उसमें कसावट खत्म हो जाती है, बात रूपी पेच की जो चूड़ी है वह मर जाती है, बात का जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है और एक जो हमारी बातें हैं वो शरारती बच्चे की तरह कवि से खिलवाड़ करने लगती हैं। तब क्या होता है, जब शरारती बच्चे की तरह बातें हमारी हमसे खिलवाड़ करने लगती हैं तो कवि कहता है कि हमारी बातें बहुत जटिल हो जाती हैं, एकदम नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमें उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा और बात की जो अभिव्यक्ति है, मतलब जो गहराई है, उसको समझते हुए अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कवि सरल भाषा का प्रयोग करता तो बात इतनी उलझती नहीं। पूरी बात में यही बात आई है कि बातें करते समय हमें धैर्य रखना चाहिए, अपनी बातें कहते समय हमें अपना अंदाज सही रखना चाहिए, प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को बातें समझ में आसानी से आ जाए। तो बच्चों हमारा ये पाठ भी समाप्त हो गया। आपको इससे जुड़े हुए पाठ्यपुस्तक के सारे प्रश्न उत्तर तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, आप लोगों ने लिखा भी होगा। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उस प्रश्नावली के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही मैं आपके लिए इस पर प्रश्न बना करके आपको एक गेस्ट पेपर की तरह, सैम्पल पेपर की तरह दे पाऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। डे 4 का चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों।